What's up my YouTube family, welcome back to my channel, welcome to another new videos. So I am very sorry because राइड के बाद ये एक्चुअली 1 महीने के बाद आई थिंक ये वीडियो आ रहा है। मुझे वही सेम प्रॉब्लम है, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज एक अच्छी टॉपिक मिला तो इसीलिए मैं ये वीडियो को आज स्टार्ट किया। तो आज का जो ये वीडियो है ये कोई मोटरबाइक के ऊपर नहीं है। आप सबको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में एक नई बाइक लॉन्च की है जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। तो उस बाइक के जब मैंने देखा तो मुझे वो बाइक बहुत पसंद आई, पर थोड़ा मतलब मुझे उसमें कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आई। तो मैंने बोला कि चलो ये डिस्कस करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। मैं भी आपका 4-4.5 लाख रुपए आप बच सकता है अगर आप वो खरीदने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है इस बाइक का, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है बाइक का, कौन कौन सी बाइक उस रेट में आपको मिलेगी और क्या आपको लेना चाहिए, सब आप मैं डिस्कशन करूँगा। वीडियो को आगे देखते रहिए। तो रॉयल एनफील्ड ने पिछले महीने ही अपना नई मॉडल है सुपर मीटियोर 650 को लॉन्च किया है और बाइक देखने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम लुक लग रहा है। पर इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब कंपनी सुधार सकती थी, पर कंपनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप गाड़ी को देख लीजिए। गाड़ी बिल्कुल, टायर देखिए, बॉडी देखिए, इंजन देखिए, वो बिल्कुल प्रीमियम लग रहा है। बाइक कहीं से नहीं लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड का बाइक है, जैसे लगता है कि हार्ली या ट्रैम्प इन दोनों में से किसने बनाया है। और रॉयल एनफील्ड काफ़ी मतलब अभी लुक्स के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बुलेट ओल्ड लुक में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जनरेशन वाइज बुलेट अभी उसको मॉडिफाई करके रॉयल एनफील्ड मॉडिफाई करके नए नए लुक्स दे रहा है। तो पहले अगर मैं बात करूँ इसकी इंजन की, तो इसका जो इंजन है वो 650 सीसी में आता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर आते हैं। पर दिक्कत ये है कि जो कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर है उनमें से जो पावर है उनका 47.75 के आसपास है। मतलब थोड़ा सा मीटियोर से ज़्यादा, सुपर मीटियोर से ज़्यादा है। सुपर मीटियोर का जो पावर है वो 47 bhp का है। हालांकि मैं बात करूँ गाड़ी के टॉर्क की, तो जो सुपर मीटियोर है उसका टॉर्क 52.3 mm के आसपास है, और जो इंटरसेप्टर और जीटी है उनका जो टॉर्क है वो 52.0 mm के टॉर्क है। मतलब टॉर्क ऑलमोस्ट सेम इन दोनों बाइक्स की है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है उसकी बॉडी, क्योंकि रॉयल सुपर मीटियोर बहुत लंबी है और जो इंटरसेप्टर और जीटी है वो बहुत छोटी है। क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों कैफे रेसर बाइक है और सुपर मीटियोर एक क्रूजर बाइक है, टूरिंग बाइक है। तो वो इस बार थोड़ा लंबा करके रॉयल एनफील्ड ने उसको हार्ली के लुक देके निकाला है। तो इसमें थोड़ा और मतलब इंजन पे मुझे लगता है काम करना चाहिए था। सुपर मीटियोर 3 कलर में अवेलेबल है। पहला है एस्ट्रल, दूसरा है इंटरस्टेलर, तीसरा है सेलेस्टियल। तो सेलेस्टियल मॉडल इसका सबसे टॉप मॉडल है और जो एस्ट्रल कलर है वो सबसे बेस मॉडल है। और अगर हम बात करेंगे प्राइसिंग की, तो जो सेलेस्टियल मॉडल है वो आपको लगभग 440 के आसपास आ जाएंगे, और जो एस्ट्रल मॉडल है वो 4 लाख के आसपास आ जाएंगे। डिफरेंस सब कलर्स में है, परफॉर्मेंस बिल्कुल तीनों बाइक का सेम है, लुक्स भी एक है, पर बस डिफरेंस है तो कलर में। तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो क्या पसंद करेंगे, कौन सा कलर पसंद करेंगे। और मेरे ख्याल से एस्ट्रल का जो कलर है वो ज़्यादा बेहतर लगता है इंटरस्टेलर के अगेंस्ट। तो मैं भी डिपेंड ऑन एवरीवन माइंड कि वो क्या सोचते हैं, कौन सी कलर उनको सूट करेगी। तो लोगों के हिसाब से लोग अपनी बाइक खरीदेंगे। अगर हम बाइक लेते हैं और तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के माइलेज के बारे में। तो अगर बात करें सुपर मीटियोर 650 की, तो उसका जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम करती है कि सिटी के अंदर आपको 25 का माइलेज मिलेगा, और जो मार्केट के बाहर आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे आपको 30 के आसपास, 31 के आसपास माइलेज मिलेगा। लेकिन वो सेम इंजन मतलब इंटरसेप्टर जीटी में है, लेकिन जीटी का जो माइलेज है सिटी के अंदर 30 है और सिटी के बाहर जो है वो 35 है। मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बाइक में। 5 किलोमीटर की माइलेज मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन उसका भी एक रीज़न है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इतनी बड़ी मतलब क्यों है माइलेज में डिफरेंस, को आगे बताऊंगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि माइलेज 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो रहा है दोनों बाइक में, हालांकि दोनों का इंजन सेम है।
अगर हम बात करेंगे गाड़ी के टायर्स की, तो सुपर 350 में जो टायर डाला हुआ था वही सेम सुपर मीटियोर 650 में भी आ रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेंजेस जो सुपर मीटियोर ने इस बार किया है, रॉयल एनफील्ड ने किया है, वो है इसका रियर टायर। क्योंकि आपको बहुत मोटा ब्रॉड टायर मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। ऑलमोस्ट 150 साइज का टायर आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है वो भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। और जो इंटरसेप्टर और जीटी के टायर्स आपको पता है कि 100, 90, 18, 130/70, 18, मतलब बहुत सेम पैटर्न के टायर्स हैं दोनों बाइक का। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ जो यहाँ पे प्रीमियम लग रहा है सुपर मीटियोर 650 में, वो है इसका एलॉय। क्योंकि इस बार स्पोक ने इस बार एलॉय में इस बाइक को लॉन्च किया है रॉयल एनफील्ड, जो काफ़ी प्रीमियम लुक लग रहा है अपने व्हील्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत मोटा टायर है, बड़ा टायर है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम बात करेंगे कि गाड़ी का फ्यूल कैपेसिटी कितना है, तो सुपर मीटियोर ने इस बार 15.7 मतलब ऑलमोस्ट 15 लीटर के टैंक कैपेसिटी के साथ इस बाइक को लॉन्च किया है। क्योंकि हालांकि एक अच्छी कैपेसिटी है। क्योंकि पिछले वाले में जो क्लासिक वगैरह आते थे वहीं पर भी 13-12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी आता था। हालांकि जो थंडरबर्ड था, थंडरबर्ड में 20 लीटर की कैपेसिटी बताती थी, और उसमें 16 लीटर के बाद ज़्यादा पेट्रोल के लिए जगह ही नहीं था। तो इस बार इसने 15 लीटर डाला है। अभी देखना ये है कि कितना लीटर पेट्रोल इसमें जगह लेती है डालने के बाद। और अगर हम बात करेंगे इसकी रिजर्व कैपेसिटी की, तो 3.5 लीटर के आसपास का रिजर्व कैपेसिटी इस बाइक में है। अगर हम इसके कंपेयर करेंगे कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर से, तो उन दोनों में 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, जिसमें 1.5 लीटर रिजर्व कैपेसिटी रहता है। अभी अगर बात करेंगे रॉयल एनफील्ड इस बाइक में कौन कौन सा फीचर्स देके बाइक को लॉन्च किया है, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इस बार सभी एलईडी में रॉयल एनफील्ड ने इस गाड़ी में डाला है। उसका इंडिकेटर हो गया, या उसका रियर लाइट हो गया, या इसका फ्रंट हेडलाइट हो गया, रियर एंड में सब कुछ उसने एलईडी डाल के लॉन्च किया है। और एक कमी उसमें रह गई कि ये इस बार भी उसका जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है। हालांकि वही मीटर आपको मीटियोर 350 में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता था कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डिजिटली करना चाहिए था। क्योंकि एक बंदा 4-4.5 लाख रुपये अगर खर्च कर रहा है बाइक पे, तो थोड़ा सा इसको प्रीमियम लुक देना जरूरी था। पर इसका कलर को चेंज करके उसके अलावा कलर चेंज करने के अलावा उस मीटियोर और सुपर मीटियोर के स्पीडोमीटर के बीच कुछ भी चेंजेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो सुपर मीटियोर है वो ट्यूबलेस टायर में आपको मिलेगा। हालांकि पहले जो सब बुलेट है वो ट्यूब थे, ये आपको ट्यूबलेस टायर में मिलेगा। इसके अंदर आपको यूएसबी कनेक्टर मिलेगा मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है। उसके बाद जीपीएस ऑब्वियसली आपको इस बाइक में मिलेगा, वो मीटियोर में मिलता था, इसमें भी मिलेगा। और ये सब चीज़ें इंटरसेप्टर और जीटी में नहीं था। हालांकि जीटी में ट्यूब वाला टायर आपको डाल के चलाना पड़ेगा, बाद में आपको ट्यूबलेस लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे चेंजेस इस पर इस बाइक ने किए हैं। अपने जो पुराने गलतियाँ थे वो बिल्कुल पुराने गलतियों को भूल के, पुराने चीज़ों को छोड़ के वो एक नई जनरेशन के लिए बाइक बना रहा है। तो रॉयल एनफील्ड को एक बात तो माननी पड़ेगी कि अभी जो बाइक उन्होंने बनाई वो फ्यूचर के देख के बनाई, कि लोगों को क्या पसंद आएगा वो देख के बनाई है। तो बहुत स्टाइलिश है, प्रीमियम बाइक अभी लॉन्च कर रही है रॉयल एनफील्ड। हम जब एक बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसके फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में और एक मेन चीज़ हमें सब फैक्ट करता है, वो सिर्फ बॉडी में नहीं, स्पीड, माइलेज सब में मैटर करता है, वो है गाड़ी का वेट। तो ये जो गाड़ी का वेट है वो लगभग आपको मिलेगा 241 kg के आसपास। ये जो 241 के आसपास का जो वेट है वो ड्राई वेट है। आप गाड़ी में जब बिल्कुल खाली गाड़ी लाएंगे तब 241 kg होगा। 15 लीटर के फ्यूल अगर आप डलवाएंगे तो 13 किलो पकड़ के चलिए, तो गाड़ी ऑलमोस्ट हो गया 255 किलो का।
तो अगर 255 किलो का ये बाइक हो गया तो बहुत ही हेवी बाइक है। मतलब ये ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर जीटी से बहुत हेवी बाइक हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्टर ऑलरेडी 202 केजी के आसपास है, जीटी भी सेम उसी के साइज़ के हैं, टोलेक साइज़ के हैं। तो यहीं पे मार खाई जाती है जो रॉयल इनफील्ड का स्पीड है, जो रॉयल इनफील्ड के माइलेज है सुपर मीटियोर्स के, वो यहीं पे मार खा जाते हैं। क्योंकि 255 केजी का बाइक अगर आप चलाएंगे, ऑब्वियसली जो भी बंदा चलाएगा तब वो कम से कम 70-75 केजी का होगा, तो जो माइलेज ड्रॉप होगा या जो मतलब स्पीड ड्रॉप होगा वो इसी वेट की वजह से होगा। तो आई थिंक यहाँ रॉयल इनफील्ड को थोड़ा काम करना चाहिए था अपने वेट में, क्योंकि इतना बड़ा गाड़ी को इतना ज़्यादा वेट मुझे नहीं लगता कि लॉजिक है। क्योंकि माइलेज जैसे ड्रॉप होगा गाड़ी का, मुझे नहीं लगता कोई इसका खरीद के ठीक से चला पाएगा सिटी के अंदर, खास करके मेट्रो सिटीज़ जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हमारा भुवनेश्वर हो गया, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई चला पाएगा इस गाड़ी को। अभी बात करते हैं इस गाड़ी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले बात करेंगे एडवांटेजेस। तो मुझे जो पर्सनली इसमें एडवांटेजेस ये लगा कि ये जो बाइक है ये बहुत ही लंबा है, और जो इसका जो लुक है वो बिल्कुल प्रीमियम है। मतलब इतना प्रीमियम बाइक रॉयल इनफील्ड ने शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में अभी लॉन्च किया है, और आगे भी होगा मतलब इस बाइक के बाद। लेकिन इससे पहले जितने भी बाइक उसने लॉन्च की थी कोई एक प्रीमियम लुक नहीं देता था एक्सेप्ट जीटी। तो ये बहुत प्रीमियम बाइक लग रही है, इसकी इंजन, बॉडी और लुक्स बहुत मतलब प्रीमियम लग रही है। दूसरा, रॉयल इनफील्ड ने इस बार अपने गलती को सुधारा, इसने ट्यूब के बदले ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया। हालांकि ये टायर भी सीएट ने ही प्रोडक्शन करके दिया है, और आगे और पीछे टायर में आगे का 19 इंच का टायर मिलेगा, पीछे आपको 16 इंच का मिलेगा, और वो जो साइज़ है टायर का वो 150 साइज़ का है। मतलब बहुत मोटा टायर है, छोटा है और बहुत मोटा टायर है। तो जो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो गिरने के चांसेस बिल्कुल 0% है, क्योंकि इतने लंबे बाइक से कोई आसानी से गिर भी नहीं सकता। तीसरी बात मुझे इस बाइक का अच्छा लगा कि जो बाइक्स रॉयल इनफील्ड बनाती है, रॉयल इनफील्ड जानी जाती है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो 241 केजीज का जो बाइक अगर आप एनएच में या हाईवे पे लेकर जाएंगे तो आप मतलब एक स्टेबल हो गए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में वो गाड़ी को चलाएंगे। हालांकि हमने जितने गाड़ी रॉयल इनफील्ड के चलाए हैं वो सब स्टेबल चलते हैं रोड पे। अगर कोई ट्रक आपके पास गुजर के गया या कोई कार गया तो आप हिलते नहीं हैं, वो स्टेबिलिटी रॉयल इनफील्ड पहले से ही दे रहा है। तो इस बाइक में और भी स्टेबल दे दिया। 241 केजीज, ये अच्छा भी है बुरा भी है। अभी बुरा क्या है वो डिसएडवांटेजेस में आपको पता चलेगा, और ये एक एडवांटेजेस है बाइक का। चौथा है, इस बाइक ने इसको सिर्फ और सिर्फ अपने हाईवे के लिए बनाया है। अगर आप हाईवे राइडर है, क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं तो ही आप एक बाइक खरीदें। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं या और मतलब पहाड़, लद्दाख वगैरह जाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बाइक आपके लिए नहीं, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है। 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब जो 135 के ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट एक स्पोर्ट्स बाइक के कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें आप ऑफ रोडिंग अगर करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि 135 mm आई थिंक 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 6 इंच के आसपास है। तो बहुत दिक्कत आएगी जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे। हालांकि जीटी और इंटरसेप्टर इन दोनों बाइक सेम है, लेकिन उसमें 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो थोड़ा मतलब चलेगा। लेकिन 135 बहुत ही कम है। अगर आप ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं बनी है। अभी अगर हम बात करेंगे गाड़ी का डिसएडवांटेजेस के बारे में कि गाड़ी में कौन सी चीज़ डिसएडवांटेजेस है, तो सबसे पहले मुझे ये लगी कि एक बंदा अगर 4-4.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है बाइक के ऊपर, मतलब ये गाड़ी हमारे टाउन में 430 या 435 के आसपास आ जाएगा, 4,35,000 के आसपास, और इसका जो पावर है वो जीटी के बराबर है। तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड को थोड़ा सा पावर इंक्रीज करना चाहता है, क्योंकि गाड़ी का वेट इतना है। अगर जीटी उसके साइड पे भी गुजरा ना तो जीटी पहले पहुँच जाएगा, मीटियोर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे पावर थोड़ा ज़्यादा देना चाहता है। आई थिंक 55 to 53 के आसपास अगर इसका पावर रहता तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता चलाने में, क्योंकि प्रीमियम बाइक रॉयल इनफील्ड ने अभी लॉन्च किया है। तो आई थिंक पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता। दूसरी है इसकी माइलेज, क्योंकि एक बंदा 4 लाख खर्च कर रहा है, ओबियसली जो 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है उसको माइलेज का कोई इशू नहीं आएगा। पर अगर आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4 लाख में आपको जीटी में भी 30-35 का माइलेज मिल जाता है। पर 25 माइलेज तो एक सुपर बाइक की माइलेज है ना, ऑलमोस्ट। आई मीन अभी हायाबुसा जो नई बाइक लॉन्च हुई है वो भी 18-19 का माइलेज क्लेम कर रहा है। तो 25
का माइलेज आई थिंक अब जो बंदा नया बाइक लेगा अपने घर पे वो आई थिंक 18 या 19 का माइलेज देगा, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली लोगों के लिए। और फिर भी जो 4 साढ़े 4 लाख रुपये खर्च कर रहा है बाइक के ऊपर, आई थिंक उसके लिए पैसा माइलेज कोई मैटर नहीं करता ओबियसली। तीसरी डिसएडवांटेजेस मुझे ये लगी कि इतनी प्रीमियम बाइक करने के बाद भी रॉयल एनफील्ड ने इसका जो कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं किया, जैसे कि मिटियोर और सुपर मिटियोर इन दोनों के बैकलाइट सेम है, सुपर मिटियोर और मिटियोर इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर सेम है, मिटियोर सुपर मिटियोर में इसका जो फुटरेस्ट है, हैंडल है, वो भी सेम है। तो यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आपको करनी चाहिए थी, मीटर हो गया या बैकलाइट हो गया। इतना प्रीमियम बाइक आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लगता था कि वहीं पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए था। हालांकि इस बार नहीं कि मैं भी बाद में इसको चेंज करके कोई नई टेक्नोलॉजी आएगा अगर उसमें नई चीज़ें डालेंगे, आई डोंट नो। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रॉयल एनफील्ड ने जो सुपर मीटियर में रियर टायर डाला हुआ है, उस टायर में सबसे मतलब ख़राब मुझे इस चीज़ की लगी कि उसमें 16 इंच का टायर डाला हुआ है और वो भी 150 सेगमेंट में। तो यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में रहता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ अगर कोई रहता है तो मे बी उसके लिए इजी होगा, क्योंकि वो टायर में भी वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे नॉर्मल शहरों की, जैसे कि हमारे यहाँ हो गए, तो 150 में 16 इंच का टायर मिलना काफ़ी मुश्किल है। मतलब ये बहुत ही ईजी सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि 17 इंच का अगर टायर भी डाल देता रॉयल एनफील्ड जो हिमालय में आता है, आई थिंक वो भी बेटर होता। पर 16 इंच मुझे मतलब कुछ जच्चा नहीं कि मतलब जैसे पिछले बार मिट्योर 350 में सीएट ने डाला था 190-19 का टायर, तो कहीं मिल नहीं रहा था। हालांकि बाद में वो टायर फिर से मार्केट में आ गया, तो कुछ मतलब ये चेंजेस मुझे लगता है होना चाहिए था, क्योंकि वो टायर सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है ओबियसली। तो वैसे टायर डालो ना, मतलब जो सब जगह मिल पाए, लोग आसानी से खरीद सके। मतलब ये और साइज का टायर है और ये टायर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब आप ख़रीदने जाएंगे। ऑलमोस्ट 5,500-6 हज़ार के आसपास हो जाएगा, 5,500-6 हज़ार के आसपास हो जाएगा। भी चीज़ है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेरा जो दोस्त रॉयल एनफील्ड में काम करता है, उसने ये बोला था मुझे कि जो सुपर मीटियोर है उसको कोई मैकेनिक आसानी से ठीक कर नहीं सकता, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ शोरूम में अवेलेबल है, सर्विस सेंटर में अवेलेबल है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि BS6 गाड़ी जब से लॉन्च हुई है रॉयल एनफील्ड का, तो वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज कर रहा है। और हालांकि मिटियोर तो अभी इतनी कॉस्टली बाइक है, इतनी प्रीमियम बाइक है, तो मुझे लगता है कि इसका पहला सर्विसिंग में तो आपका 2-2.5 हज़ार का खर्चा होने ही वाला है। और उसके बाद तो अभी आती है सबसे बड़ी क्वेश्चन कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर आप 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर आप रॉयल एनफील्ड के शौकीन हैं तो बिल्कुल इस बाइक को लीजिए। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड को इतना पसंद नहीं करते हैं, आपको ऑप्शन चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो हार्ली का 750 स्ट्रेट मॉडल आता था, वो अभी आई थिंक यूज्ड बाइक जो है वो 4-3.5 लाख 4 लाख के बीच में आ जाएगा। और आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि पावर है, वेट कम है, लुक्स है, और सबसे बड़ी बात हार्ली की ब्रांड वैल्यू है। तो वो 4-4.5 लाख में अगर आप कोई खरीदते हैं तो आप फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि उसका जो माइलेज भी है वो मिटियोर 6 सुपर मिटियोर 650 से ज़्यादा है। 30 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है इस बाइक पे। और अगर आप ऑप्शन चाहते हैं कुछ बाइक्स के, अगर आपको 4 लाख के अंदर और भी कोई ऑप्शन चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 बाइक बेस्ट रहेगा। अगर आप ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ला रहे हैं तो BMW का जो GS 310 मॉडल है, एडवेंचर मॉडल, वो बढ़िया रहेगा। या ADV 390 जो KTM का है, वो ठीक रहेगा। और अगर आप रॉयल एनफील्ड के शौकीन हैं, प्यार करते हैं रॉयल एनफील्ड को, पसंद है आपको रॉयल एनफील्ड, और आप एक रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहते हैं, तो अभी से 4 महीने बाद रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर रही है अपना सबसे अच्छा एडवेंचर बाइक हिमालयन 450। और खबर आई है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स के साथ
वो बाइक लॉन्च होने वाली है आई थिंक जुलाई के महीने या अगस्त के महीने। और अगर आपके पास अभी टाइम है और आप वेट कर सकते हैं तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा हिमालयन आपके डेली लाइफ की वजह से। हम सबको पता है कि हिमालयन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम है और बहुत सारे आई थिंक मैं नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हिमालयन का जो सर्विस है वो हर जगह बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि वो बाइक्स ही मतलब इतनी एडवेंचरियस के लिए बनाए हैं कि वो इजीली कहीं ख़राब नहीं होगा। मतलब बहुत ही रेयर केस में डैमेज होगा या उसका जो इंजन ऑयल के अलावा मुझे नहीं लगता कि उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक लोगों के पास, क्योंकि मेरे दोस्त का भी है तो मुझे कभी लगा नहीं। तो एडवेंचर के लिए अगर आप शौकीन हैं तो 3-4 महीने वेट कर लीजिए तो वो सबसे अच्छी कलेक्शन होगी बाइक की कलेक्शन आपके घर पे, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी जो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव अगर लगी तो। और ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस डालते रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, तो अभी ट्राई करूँगा 3-4 दिन में एक वीडियो डालने की गाड़ी के ऊपर या कोई पार्ट्स के ऊपर डालने की कोशिश करूँगा। इसीलिए मुझे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, जय जगन्नाथ।